हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन बायोलॉजी। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट में टॉपिक नंबर 5 दैट इज मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके पहले के वीडियोस में हमने लोकोमोशन मूवमेंट की डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ मूवमेंट, टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़े थे। देन हमने डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मसल को भी समझ लिया था। अब ये वाले वीडियो के अंदर एग्जैक्टली जो मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है उसकी लंबी चौड़ी कहानी हमको समझनी है, पढ़नी है और याद करनी है, राइट। ये वाला वीडियो अगर आप देख रहे हो तो इसका पहला वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मसल का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पता है तो ये वाला वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से मसल का डिटेल स्ट्रक्चर समझाया है। यहाँ पर मैं दोबारा से रिवाइज करूंगी थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म कैसा होता है। वैसे तो बुक के अंदर और आप कहीं पर भी पढ़ोगे मैकेनिज्म जो है इसका काफी ज्यादा लेंदी है, थोड़ा टिपिकल है, डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन हम इसको इंटरेस्टिंग बना के पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो मैकेनिज्म है वो है एक थ्योरी, और उस थ्योरी का नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इट मींस जो कॉन्ट्रैक्शन है उस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, स्लाइडिंग हो रहा है। किसका स्लाइडिंग हो रहा है? फिलामेंट का हो रहा है। और यही फिलामेंट्स का जो स्लाइडिंग है उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहेंगे, राइट। तो अब कौन से फिलामेंट्स की बात हो रही है और कहां पर स्लाइडिंग की बात हो रहा है वो समझते हैं। हमने जैसे पढ़ा था ये मसल है, राइट। कुछ इस तरीके से हमने एक मसल का डायग्राम बनाया था, यहां से उसका कट करके हमने क्रॉस सेक्शन देखा था। तो हम लोगों को क्या देखने को मिला था, इस तरीके से ये मसल देखने को मिला था। अब मसल के अंदर क्या प्रेजेंट थे? मसल बंडल्स प्रेजेंट थे, राइट। इसका नाम मैंने रख दिया, ये हो गया एम फॉर मसल। और इसके अंदर पड़े हैं बहुत सारे एमबी मीन्स मसल बंडल्स, राइट। और मसल बंडल्स के अंदर क्या है? मसल सेल, जो बेसिक यूनिट है मसल की, राइट। तो ये है क्या, ग्रीन कलर के मैंने बना दिए इसके अंदर मसल सेल्स। मसल सेल का दूसरा नाम क्या था? जो सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं है सेल का, इसलिए कैसा है, सिलेंड्रिकल फाइबर। तो हम इसका दूसरा नाम क्या रखते हैं, मसल फाइबर। अब मसल फाइबर्स के अंदर थे पतले पतले से फिलामेंट्स, जिसका नाम था मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स, राइट। तो हर एक मसल सेल के अंदर क्या है, बहुत सारे फिलामेंट्स, और इनको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स। और थ्योरी का नाम क्या है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन करती है। तो ये पूरे मसल में फिलामेंट वर्ड कहां पर आया है? यहां पर आया है, मायोफिलामेंट, जिसका दूसरा नाम था मायोफाइब्रिल। तो यही फिलामेंट्स का क्या होगा, स्लाइडिंग होगा, जिसकी वजह से मसल, ये होल मसल के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो कुछ पॉइंट क्लियर हो रहा है। यहाँ पर हमने मसल का स्ट्रक्चर पूरा क्यों पढ़ा था, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन जो समझा रहा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, उसमें फिलामेंट्स का स्लाइडिंग हो रहा था। इसके पहले वीडियोस में मैंने बताया था आपको, जब मसल का स्ट्रक्चर समझाया था, कि जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, राइट। यहाँ पे मैं दोबारा से बताती हूँ वो वाला पॉइंट किस तरीके से। अभी इतना पॉइंट क्लियर हो गया। पूरे मसल के अंदर मसल बंडल्स, फिर मसल सेल है, उसके अंदर मायोफिलामेंट्स, जो ये मायोफिलामेंट्स है पतले पतले, यही स्लाइड करते हैं, जिसके वजह से मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट ये है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगे? वॉलेंट्री एक्शन, स्केलेटल मसल्स हैं क्योंकि वो बोन से अटैच है, राइट। ब्रेन जब उनको इंस्ट्रक्ट करेगा, उनको सिग्नल पास करेगा, वॉलेंट्री हमें पता रहेगा, ठीक है। तो ब्रेन जब मसल को, इस होल मसल को सिग्नल देगा कि कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो मसल के अंदर, मसल के सेल के भी अंदर जो फिलामेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हम लोगों ने मायोफिलामेंट का भी डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो मायोफिलामेंट का डिटेल स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, जो मायोफिलामेंट्स है वो एग्जैक्टली क्या है। अगर हम, ये एक फिलामेंट है, सपोज क्या है, ये मायोफिलामेंट है, एक सिंगल मायोफिलामेंट है, तो इसमें डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड देखने को मिले थे, ठीक है।
फिर डार्क बैंड का हमने नाम दिया था ए बैंड, लाइट बैंड को बोला था आई, ए आई, इस तरीके से था। फिर जो ये ए बैंड है, डार्क बैंड है, ये बना है किससे? मोटा मायोसिन का फिलामेंट, थिक मायोसिन फिलामेंट से बना हुआ है। मायोसिन, क्लियर। नेक्स्ट जो आई बैंड है, लाइट बैंड है, वो किससे बना है? पतले पतले एक्टिन फिलामेंट से बना है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, मायोफिलामेंट। एक मायोफिलामेंट के अंदर मायोसिन भी है, एक्टिन भी है। एक्टिन मायोसिन क्या है? फिलामेंट्स है। किसके? प्रोटीन के फिलामेंट्स है। वो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स ये सब नहीं है, वो क्या है? प्रोटीन्स है। ठीक है, मायोसिन एक्टिन, मायोसिन एक्टिन, मायोसिन एक्टिन के इस तरीके से फिलामेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक, अब हमने देखे थे जो मायोसिन के मोटे वाले फिलामेंट्स है, उसके बीच में से एक लाइन गई थी, उसका नाम क्या था? एम लाइन था। ए बैंड के अंदर बीच में क्या है? एम लाइन थी। ठीक है, जो एक्टिन के फिलामेंट्स थे उसके बीच में भी एक लाइन थी, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं थी, वो क्या थी? जेड लाइन थी, जिगजैग जिगजैग लाइन थी। और ये एम लाइन और जेड लाइन क्या है? वो भी प्रोटीन्स ही है। ठीक है, अब उनका काम क्या था? उनका काम ये था, जो ये फिलामेंट्स है एक्टिन के, इसको पकड़ के रखना। ये जो मायोसिन्स के फिलामेंट है, इसको भी पकड़ के रखना। ठीक, तो अब ये देखो, ये एक्टिन हो गया। अब यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा? यहाँ फिर से आ जाएगा मायोसिन। ठीक, और यहाँ पर फिर से आ जाएंगे क्या? एक्टिन के फिलामेंट्स। और यहाँ पर हो जाएगी फिर से ये जेड लाइन, ये हो गई एक जेड लाइन। फिर हमने देखा था टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर। आया था ये वाला वर्ड, सार्कोमेयर। यहां से जो बीच की लाइन है, यहां से लेकर यहां तक का क्या एरिया है? ये सार्कोमेयर। ये थी क्या? ऐसा पोर्शन जहां पर एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। बेसिक यूनिट जो कॉन्ट्रैक्शन की थी, जो पोर्शन है, यहां पर ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो दो एक्टिन के फिलामेंट्स के बीच में क्या आ गया? मायोसिन। या दो आई बैंड्स के बीच में क्या है? एक डार्क बैंड, ए बैंड। दो आई बैंड्स के बीच में ए बैंड है, दो लाइट बैंड्स के बीच में एक डार्क बैंड है, दो जेड लाइन के बीच में क्या है? एक मायोसिन। यहां पर मायोसिन प्रेजेंट है और बीच में एम लाइन प्रेजेंट है, राइट। अब यहां पर मैंने बताया था कि ये एक्टिन के फिलामेंट्स क्या करते हैं? स्लाइड करते हैं। किसके ऊपर स्लाइड करते हैं? ये मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं। क्या वो पूरी तरीके से स्लाइड करते हैं? मैंने बताया था नहीं, वो पूरी तरीके से स्लाइड करके ऐसे चिपक नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये रेड फिलामेंट यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक आ जाएगा और वो पूरे चिपक जाएंगे, नहीं। ये एक पॉइंट तक आते हैं और स्टॉप हो जाते हैं, राइट। और उसके बाद में फिर से वो बैक होके रिलैक्स हो जाते हैं। तो जब आए और वो स्टॉप हो गए तो यहाँ पर कुछ एरिया मायोसिन का बच जाता है, पूरे मायोसिन का एरिया बच जाता है, जहां पर एक्टिन के फिलामेंट्स ओवरलैप नहीं कर पाते मायोसिन के ऊपर, और उस जोन को क्या बोलते हैं? एच जोन। अभी तक हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं, ये रिवीजन चल रहा है मसल का डिटेल स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो इस वाले एरिया को क्या बोला था? एच जोन, जहां पर एक्टिन के फिलामेंट्स ओवरलैप नहीं कर पाते मायोसिन को। तो अभी तक कितना क्लियर हो गया कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट्स। कौन से फिलामेंट्स का स्लाइडिंग हो रही है? यहाँ पर एक्टिन फिलामेंट्स की स्लाइडिंग हो रही है ओवर द मायोसिन फिलामेंट्स। आप ऐसा भी बोल सकते हो, थिन एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड्स ओवर द थिक मायोसिन फिलामेंट। तो आपको ये आइडिया रहेगा, याद रहेगा कि एक्टिन के फिलामेंट्स कैसे हैं? थिन है, और मायोसिन के फिलामेंट्स कैसे हैं? थिक है। तो यहाँ पर एक सिंगल मायोसिन का फिलामेंट नहीं है, यहाँ बहुत सारे मायोसिन के फिलामेंट्स हैं, यहाँ बहुत सारे एक्टिन्स है, बहुत सारे एक्टिन्स है, बहुत सारे मायोसिन है, फिर एक्टिन्स, फिर मायोसिन, इस तरीके से ऑल्टरनेट वो चलते जाते हैं पूरे मायोफिलामेंट में, मायोफाइब्रिल में। और इस तरीके के कितने सारे हैं सेल के अंदर? बहुत सारे हैं, बहुत सारे मसल सेल्स हैं, बहुत सारे मसल बंडल्स हैं। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, अब हमने डिटेल में एक्टिन का भी स्ट्रक्चर समझा था, मायोसिन का भी स्ट्रक्चर समझा था। क्या समझा था एक्टिन का? एक्टिन के बारे में बात करें तो एक्टिन क्या था? जैसे कि यहां पर एक ये फिलामेंट है, राइट। तो वो कैसा फिलामेंट बना था? इस तरीके से दो फिलामेंट से एक एक्टिन बना था, और ये दोनों फिलामेंट में क्या थे? ग्लोबुलर एक्टिन्स प्रेजेंट थे, राइट। इस तरीके से ये प्रेजेंट थे। फिर क्या था? फिर इसके ऊपर इस तरीके से
रिबन लाइक स्ट्रक्चर का एक प्रोटीन था। रिबन लाइक स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, बट जो प्रोटीन है वो किस तरीके से मूव हो रहा है, जैसे रिबन की एक पट्टी सी पूरी इस जो एक्टिन के फिलामेंट्स है उसके ऊपर लगा दी गई हो, और उसका नाम क्या था, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, फिर क्या था, ट्राइग्लोबुलर स्ट्रक्चर भी था इसके अंदर। ट्राइग्लोबुलर प्रोटीन था। ठीक, इस तरीके से जगह जगह पर ट्राइग्लोबुलर प्रोटीन लगे हुए थे। कहां पर, ये जो ट्रोपोमायोसिन की पट्टी थी उसके ऊपर ट्राइग्लोबुलर प्रोटीन थे, तो उसके क्या क्या नाम थे, ये ट्राइग्लोबुलर प्रोटीन का नाम था क्या, ट्रोपोनिन। तो एक का नाम था टीपीआई, यहां पर टीपीसी और यहां पर टीपीएम। क्लियर यहां तक। फिर हमने देखा था मायोसिन का स्ट्रक्चर। ये एक्टिन का एक फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, इसमें के बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं तब जाके एक्टिन बनता है। दो फिलामेंट्स हैं, ग्लोबुलर फिलामेंट्स हैं, उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है और यहाँ पे ट्रोपोनिन ट्राइग्लोबुलर प्रोटीन है, तो ये एक एक्टिन बन गया। इसमें के बहुत सारे एक्टिन्स लगे हुए हैं, तो बहुत सारे इस तरह के फिलामेंट्स है, बहुत सारे ट्रोपोनिन्स होंगे, बहुत सारी ट्रोपोमायोसिन होगी। क्लियर। फिर हमने देखा था मायोसिन का डिटेल स्ट्रक्चर। मायोसिन का स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, इसको मैं इधर बना देती हूँ, बाद में और क्लियर कट डायग्राम बनाऊंगी तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये सपोज मायोसिन था, मायोसिन की बेसिक यूनिट क्या थी, मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन वो किस टाइप का था, ऐसा स्नेक टाइप का। हाँ, ये था हेड और आर्म को हैवी मेरोमायोसिन बोलते हैं, और जो टेल है वो क्या है, लाइट मेरोमायोसिन। ठीक, दो क्या है, एक एटीपी बाइंडिंग साइट है और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, मेरोमायोसिन जो मायोसिन के अंदर प्रेजेंट है, इसमें की बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स हैं, इसमें की एक्टिन बाइंडिंग साइट है। इट मीन्स यहाँ ये मायोसिन पर ये वाला एक्टिन कहीं ना कहीं क्या करेगा, बाइंड करेगा, क्योंकि यहाँ बाइंडिंग साइट है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे जो ट्रोपोनिन में टीपीएम है, यहाँ पर भी एक बाइंडिंग साइट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था अभी तक का स्ट्रक्चर हमारा किसका, मसल का, स्केलेटल मसल। ठीक है, ये स्केलेटल मसल सेल था यहाँ पर, और ये मायोफिलामेंट था। ठीक, अब देखो, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन होना है, स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स होना है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड होगा। अब हम देखेंगे डिटेल में कैसे स्लाइड होगा। लंबा मैकेनिज्म है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, डरने की बात नहीं है कि कैसे याद होगा। इसको हम स्टोरी की तरह समझेंगे तो आपको वो जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा समझने लायक अच्छा सा डायग्राम बनाया है, बहुत सारे बनाए हैं। इसी पूरे के अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम समझेंगे एक स्टोरी की तरह। ठीक है, मसल्स हैं, ह्यूमन बॉडी का है। ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है, एक प्रोसेस करना है। कौन सिग्नल देगा, ब्रेन सिग्नल देगा। ब्रेन ने बोला मसल्स आपको कॉन्ट्रैक्ट होना है, मसल्स बोलेगा ओके फाइन कॉन्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, लेकिन मुझे पहले एक सिग्नल भेजो, उसी के बाद मैं कॉन्ट्रैक्ट होऊंगा। सिग्नल आया किसके पास में, ये मसल के पास में आ गया सिग्नल। अब मसल के पास में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, अंदर मसल बंडल्स हैं, मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स के अंदर बहुत सारे मायोफिलामेंट्स हैं और मायो या फिर मायोफाइब्रल्स हैं। क्लियर। तो सिग्नल जो है वो एग्जैक्टली मसल को क्रॉस करके, मसल बंडल को क्रॉस करके आएगा किसके पास, मसल सेल के पास। ब्रेन से सिग्नल आया मसल के सेल के पास, बेसिक यूनिट जो मसल की है। सेल के पास वो सिग्नल जब आता है तो सेल क्या करता है, उसके अंदर के फिलामेंट्स को बोलता है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अब मसल सेल का जो हमने पहले स्ट्रक्चर समझा था उसको एक बार फिर से समझते हैं। ये मसल बंडल के अंदर बहुत सारे ये रेड कलर के जो मैंने बनाए हैं, ये क्या है, बहुत सारे मसल सेल्स हैं। अब मसल सेल है तो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। मसल सेल कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, तो मसल फाइबर बोलते हैं। उसमें कैसे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो ये जो रेड कलर के बनाए हैं छोटे छोटे, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसके ऊपर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं।
अंदर जो साइटोप्लाज्म है मसल सेल के अंदर उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया उसको सार्कोजोम कहते हैं, और इम्पॉर्टेंट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल का उसको कहते हैं क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये जो बनाया है ये क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है सार्कोजोम मींस माइटोकॉन्ड्रिया, ये है न्यूक्लियस, और ये क्या प्रेजेंट है, सार्कोप्लाज्म, और उसके ऊपर लेयर है सार्कोलेमा। फिर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर बहुत सारे क्या पड़े हैं, कैल्शियम के आयंस पड़े हुए हैं। क्या पड़े हैं, बहुत सारे कैल्शियम के आयंस पड़े हैं, राइट। और यहां पर ये टी ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, मींस ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। क्लियर। तो मैंने बताया ब्रेन से जो सिग्नल आएगा वो ये मसल सेल के पास में आएगा। अब ब्रेन से सिग्नल कैसे आएगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा, मोटर न्यूरॉन। तो मैं बना देती हूं मोटर न्यूरॉन को यहां पर, इसको मैं जस्ट टी ट्यूब्यूल कर देती हूँ। ये आ रही है एक मोटर न्यूरॉन आई है, ब्रेन के पास से आ रही है, मसल के अंदर जा चुकी है, मसल बंडल को क्रॉस कर चुकी है, मसल सेल्स के पास पहुंच चुकी है। अब इसने कुछ सिग्नल लेके आया, वो सिग्नल आया इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, और उस केमिकल का नाम है क्या, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, ये पढ़े हैं एसिटाइल कोलिन, ये केमिकल्स पढ़े हैं। अब ये सिग्नल किसके पास जाना चाहिए, मसल सेल के अंदर जाना चाहिए, राइट। तो यहां पर जहां एसिटाइल कोलिन आता है, जब उसके बाद वो अंदर जाता है तो उस एरिया को भी बोलेंगे, एग्जैक्ट उसका नाम भी देंगे। तो जो मसल सेल के प्लाज्मा लेमा होती है, जहां पर मोटर न्यूरॉन आके अपने केमिकल्स छोड़ता है, उस एरिया को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मीन्स जो मोटर न्यूरॉन आ रही है उससे वर्ड लिया गया, न्यूरो। मस्कुलर मीन्स मसल सेल के पास में आ रही है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है, यहाँ पर दोनों में यहाँ पे केमिकल रिसीव होगा। दूसरा नाम उसका क्या है, मोटर एंड प्लेट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये जो एरिया है इस एरिया को क्या बोलते हैं, यहाँ पर न्यूरो मीन्स मोटर न्यूरॉन आई है, मसल के पास आई है तो मस्कुलर जंक्शन। दूसरा नाम क्या है इसका, मोटर एंड प्लेट। आप लोग नोट करते जाओ, क्योंकि जब आगे एक स्टोरी चलेगी तो आपको ये सारे वर्ड्स उस स्टोरी में डालने पड़ेंगे, ठीक है। ब्रेन से सिग्नल आया इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोलिन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट पर आया। ब्रेन से एसिटाइल कोलिन थ्रू मोटर न्यूरॉन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट पर आया, देन वो टी ट्यूब्यूल के थ्रू मसल सेल के अंदर चला गया। कहां चला गया, मसल सेल के अंदर चला गया। अंदर जैसे ही वो आया, यहां पर पहुंचा, तो उसने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला, तुम्हारे पास में जो बहुत सारे कैल्शियम आयंस पड़े हैं उनको बाहर निकालो। जब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने कैल्शियम आयंस को बाहर निकालेगा तो बाहर कहां निकालेगा, ये मसल सेल है रेड कलर का, क्या मसल बंडल में निकालेगा, नहीं। जैसे कि हमने पढ़ा था, ये एक सर्कुलर अगर सेल बोलूं, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर सपोज कैल्शियम आयंस भरे हैं, इसको बोलेंगे कि अपने कैल्शियम आयंस को निकालो, तो ये कहाँ निकालेगा, अपने साइटोप्लाज्म के अंदर निकालेगा। उसी तरीके से ये ट्यूबुलेंट मस्कुलर सेल जो है, फाइबर सेल है, ये भी अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम को कहाँ निकालेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर, जो इसका क्या नाम है यहाँ पे, सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म में क्या हो जाएगा, बहुत सारे कैल्शियम आयंस आ जाएंगे। अभी तक पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट, ब्रेन से सिग्नल आएगा, मोटर न्यूरॉन से आएगा, सिग्नल होता है एसिटिल कोलिन। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, जहां पर आएगा उस जगह का नाम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। देन मस्कुलर सेल के अंदर, मसल सेल के अंदर टी ट्यूब्यूल से वो अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलेगा कि कैल्शियम आयंस को बाहर करो। बाहर करने का मतलब है साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयंस आ जाएंगे, ठीक है। ये सिग्नल चल रहा है किसके लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब देखो यहां पर बहुत सारा कैल्शियम आ चुका है, यहां पर ये जो प्रेजेंट है, अब ये कैल्शियम आयंस बाहर निकल के आ गए। अब क्या हो गया, कैल्शियम आयंस बाहर निकल के आएंगे। अब देखो, अब मसल सेल की स्टोरी खत्म,
अब मसल सेल के और अंदर चलते हैं। अंदर क्या है? मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स हैं। ये पतले पतले जो ब्लैक कलर के मैंने बनाए हैं, ये क्या है? इसके अंदर मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स। वो कैसे दिखते हैं? इस तरीके से दिखाई देते हैं। उसमें लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं ये। फिर लाइट बैंड के अंदर एक्टिन प्रोटीन है, डार्क बैंड के अंदर मायोसिन प्रोटीन है। एक्टिन प्रोटीन के अंदर अगेन पतले पतले फिलामेंट्स हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन अरेंज है। ट्रोपोमायोसिन है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। मायोफिलामेंट्स की बात हो रही है, मायोफाइब्रिल्स की बात हो रही है, लाइट डार्क बैंड्स की बात हो रही है, लाइट बैंड के अंदर एक्टिन की बात हो रही है। ये ग्रीन कलर के क्या है? एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, जो 2 एक्टिन के फिलामेंट से बने हैं। उसके अंदर ग्लोबुलर एक्टिन प्रेजेंट है। ये ब्लू कलर का रिबन लाइक कौन सा प्रोटीन है? ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है, ठीक है। देन ये ट्राइग्लोबुलर का क्या नाम था? ट्रोपोनिन है। अब पहले वाला वीडियो देखा होगा तो याद आ जाएगा कि यहां पर मैंने इसके नाम दिए थे 3, टीपीसी, टीपीआई, टीपीएम, या टीपीएम, टीपीआई, टीपीसी, माइक, राइट। तो यहां पर मैं लिख देती हूं टीपीसी, टीपीआई और टीपीएम, ठीक। और मैंने बताया था जो सी है ये कैल्शियम के लिए ही बना हुआ है। किसके लिए बना है? कैल्शियम को बाइंड करने के लिए बना हुआ है। तो अभी हमने कैल्शियम कहां पर पढ़ा? मसल सेल के अंदर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो साइटोप्लाज्म में आ चुका है। साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया तो अब साइटोप्लाज्म ये सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? मायोफिलामेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? ये सिग्नल ये मसल के पास आया, मसल बंडल के पास आया, मसल सेल के पास आया, मसल सेल के अंदर टी ट्यूब्यूल के थ्रू चला गया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला कैल्शियम बाहर निकालो, कैल्शियम जो आ गया यहाँ पे सार्कोप्लाज्म में। कैल्शियम अब निकल के जाएगा किसके पास में? मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट के पास में। मायोफिलामेंट के पास में जब पहुंचा तो उसको यहाँ पे क्या मिला? लाइट डार्क बैंड्स मिले। लाइट बैंड के अंदर एक्टिन मिला, मायोसिन भी मिला, लेकिन उसको एक्टिन के पास में एक साइट मिली टीपीसी, जहां पर ये वाले कैल्शियम क्या करेंगे? आकर बाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर का कैल्शियम बनाया था, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से ये रेड कलर का कर दे रही हूँ। यहाँ पर आके कैल्शियम क्या करेंगे? बाइंड हो जाएंगे। किस पर? एक्टिन की साइट पर, एक्टिन के प्रोटीन के अंदर, ठीक। और किसकी बात हो रही है? मायोफिलामेंट के अंदर जा चुका है अब कैल्शियम। जैसे ही यहाँ पे कैल्शियम बाइंड करता है तो क्या होता है? ये जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है ये अपने आप को हटा लेता है। क्या कर लेता है? अपने आप को हटा लेता है। तो अब अगर ये यहां से हट जाएगा इस तरीके से, ये ब्लू वाला हट गया, ठीक है। यहां पर भी मैं इसको यहां से हटा देती हूँ। ये क्यों हट गया? क्योंकि यहां पर आकर कैल्शियम ने बाइंड कर लिया। और भी आगे बातें हैं इसके अंदर डिटेल में कि क्यों हट जाता है वहां से, वो पढ़ना जरूरी नहीं है। बस इतना याद रखो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आ गया। कैल्शियम जो था वो मायोफाइब्रिल्स के पास में गया, मायोफाइब्रिल्स के अंदर एक्टिन के पास गया। एक्टिन के पास में जो एक्टिन के फिलामेंट्स थे वहां पर ट्रोपोमायोसिन करके एक प्रोटीन था, रिबन लाइक स्ट्रक्चर जैसे बताया था। उसमें उसके नीचे वहां पे ट्रोपोनिन ट्राइग्लोबुलर प्रोटीन था, जहां पे टीपीसी की साइट थी, वहां कैल्शियम आकर बाइंड हो जाता है। जैसे ही बाइंड होता है तो ट्रोपोमायोसिन वहां से धीरे से हट जाता है। उससे क्या होता है? जो ये ग्लोबुलर प्रोटीन दिख रहे हैं एक्टिन के, आपको यहाँ पे जो भी एक्टिन के प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, इसके पास में होती है साइट मायोसिन को बाइंड करने की। कौन से? ये मायोसिन को बाइंड करने की। जब तक ये ट्राइग्लोबुलर प्रोटीन ट्रोपोनिन यहाँ प्रेजेंट होता है तब तक ये एक्टिन इस मायोसिन से बाइंड नहीं हो सकता। ये तब बाइंड होगा जब इसके ऊपर से ये ब्लू कलर का ट्रोपोमायोसिन हट जाएगा। ट्रोपोमायोसिन हटेगा तभी ये बाइंड करेगा। ट्रोपोमायोसिन कब हटेगा? जब कैल्शियम आके बाइंड होगा। कैल्शियम कब आके बाइंड होगा? जब वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल के आएगा। कैल्शियम कब बाहर निकल के आएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से? जब उसके पास में ब्रेन से सिग्नल पहुंचेगा। ब्रेन से सिग्नल कैसे आएगा? सेल के पास में, मसल सेल के पास में टी ट्यूब्यूल के थ्रू सिग्नल आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो यहां से हट चुका है, यहां पर ये साइड्स कैसी हो गई हैं? ओपन हो गई है। अब मायोसिन इस पे बाइंड कर सकता है। क्लियर? ये हो गई एक और स्टोरी आपकी खत्म। अब एक्टिन के साथ में यहां पर जो भी स्टोरी चल रही थी,
साथ ही साथ में मायोसिन के साथ भी एक दूसरी स्टोरी चल रही थी, साथ में हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले ये होगा उसके बाद ये होगा फिर ये होगा। यहाँ पर पहले ये होता है, एक्टिन के पास में यहाँ पर ये प्रोसेस चल रहा होता है, साथ में मायोसिन का भी एक और प्रोसेस चलता है। जैसे कि मायोसिन के स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ऊपर हेड होता है, ये इस तरीके की टेल होती है, राइट। यहाँ पे दो साइट पढ़ी थी हमने, एक एटीपी बाइंडिंग साइट थी और दूसरी एक्टिन बाइंडिंग साइट थी। इट मीन्स ये मायोसिन के अंदर जो मैरोमायोसिन्स हैं वो एक्टिन से बाइंड हो सकते हैं और ये एक्टिन भी मायोसिन से या मैरोमायोसिन से बाइंड हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक्टिन ने अपने आप को छुपा के रखा हुआ है ट्रोपोमायोसिन से। अब जो मैरोमायोसिन्स हैं वो भी एक्टिन से कब बाइंड होंगे, जब उनके पास में एनर्जी रहेगी। मैंने पहले बताया था कि ये जो मैरोमायोसिन है वो इस तरीके से पड़े रहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये हो गई एटीपी बाइंडिंग साइट। ये सेल है, एक सर्कुलर सेल की बात करते हैं। नॉर्मली एक सेल होता है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। हमने एक चैप्टर में पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेल के पर्टिकुलर कुछ फंक्शंस होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा था। हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ होता है, सब डाइजेस्ट होता है। बोलते कार्बोहाइड्रेट्स खाओ तो हमें एनर्जी मिलती है, राइट। एनर्जी मिलती है, एनर्जी जो हमें मिलती है हमारे सेल्स को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मिलती है हमको, ठीक। तो ये जो सेल है यही तो एटीपी बनाता है। कैसे बनाता है? ग्लूकोज को लेके सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है और एटीपी बनता है। एक सेल सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, या हम कहें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, या तीसरा वर्ड कहें ग्लाइकोलिसिस होता है। उससे क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड के अंदर या दूसरे अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर। लेकिन कुछ भी प्रोसेस हो ब्रेक डाउन का, रिलीज क्या होती है? एटीपी। एटीपी एनर्जी रिलीज होती है। और वही अगर हम ये मसल सेल की बात करें तो ये भी एक सेल है, इसके पास भी आएगा ग्लूकोज, इसके पास भी खाना आएगा, इसके पास भी साइटोप्लाज्म है, इसके पास भी न्यूक्लियस है इसके पास में। तो ये भी क्या प्रोसेस कर सकता है? सेलुलर रेस्पिरेशन कर सकता है। और क्या निकालेगा? एनर्जी निकालेगा। तो ये सेल के पास में, मसल सेल के पास में एनर्जी रहेगी, एटीपी रहेगी। इसके पास भी ग्लूकोज आता है, ये भी ग्लाइकोलिसिस करता है। तो वही एटीपी जो इस सेल के पास में है, वो एटीपी क्या करती है, इसी सेल के अंदर जो मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल है उसके अंदर जो डार्क बैंड है जो मायोसिन से बना है, उसके अंदर जो छोटे छोटे मैरोमायोसिन है, उसके अंदर जो एटीपी बाइंडिंग साइट है वहां जाके वो एटीपी बाइंड होता है। क्लियर? ये मसल है, मसल बंडल है, मसल सेल है। ये मसल सेल के पास में ग्लूकोज आया, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का फंक्शन भी होगा। केवल मसल कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होता है, एक सेल बहुत सारे फंक्शंस करता है, ठीक। तो यहाँ सेल के पास में फंक्शन एक और हुआ जिससे एटीपी रिलीज हुई। वो एटीपी बाहर वालों को कहीं नहीं देगा, ये अपने पास रखेगा। ये एटीपी अपने अंदर के मायोफिलामेंट के पास भेजेगा। मायोफिलामेंट के पास एटीपी गई तो वो एक्टिन के पास नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई बाइंडिंग साइट नहीं है एटीपी के लिए। एटीपी के लिए एक्टिन के पास कोई जगह नहीं है, मेरे पास कोई बाइंडिंग साइट नहीं है। मायोसिन बोलता है मेरे पास मैरोमायोसिन्स की बहुत सारी यूनिट है और वो मैरोमायोसिन के हेड पर एक एक एटीपी बाइंडिंग साइट है, तो भेजो जितने एटीपी को भेजना है। मायोसिन बोलता है मैं बाइंड कराऊंगा। लेकिन अगर कैल्शियम आता है इस मायोफाइब्रिल के मायोफिलामेंट के पास में, मायोसिन बोलता है मेरे पास में कैल्शियम को बाइंड करने की कोई साइट नहीं है। तो एक्टिन बोलता है मेरे पास भेजो, मेरे पास है टीपीसी, कैल्शियम को बाइंड करने की साइट। आ रही बात समझ में? कैल्शियम भी आया और एटीपी भी आया। तो एटीपी मैरोमाइसिन के पास गया और जो कैल्शियम था वो एक्टिन की यहाँ पे ट्रोपोनिन के पास गया, ठीक। तो जैसे ही एटीपी यहाँ बाइंड होगा तो क्या हुआ? कुछ नहीं होगा। एटीपी के बाइंड होने से कुछ नहीं होता। इसके पास में बाइंडिंग साइट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एंजाइम। कौन सा? एटीपीएज। एज वर्ड आ गया तो मीन्स वो तोड़ेगा जो उसके पास आएगा। कौन आ रहा है उसके पास में? एटीपी आ रहा है, तो वो एटीपी को तोड़ेगा। तोड़ेगा मतलब हाइड्रोलिसिस करेगा। तो जैसे ही एटीपी मैरोमायोसिन के हेड पे यहाँ बाइंड होती है तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ तो वो खुद एनर्जी, तो वो एनर्जी ही रिलीज करेगी इन द फॉर्म ऑफ एडीपी एंड आईपी, ठीक। जैसे ही एटीपी आई, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी जैसे ही रिलीज होती है तो ये क्या करते हैं? देखो,
अब ये ऐसे लेटे हुए हैं, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रक्चर है। कुछ मैरोमायोसिन्स का हेड इधर है, कुछ मैरोमायोसिन्स का हेड इधर है। ये जो है ना मायोसिन, इसके अंदर कुछ हेड इधर निकलते हैं इस तरीके से, ऐसे मैरोमायोसिन्स की बहुत सारी यूनिट है, तब जाके एक मायोसिन बना, और कुछ हेड ऐसे निकलते हैं। स्ट्रक्चर को इमेजिन करो और तब मैकेनिज्म को समझो। और ये जो है वो इस तरीके से है, ज्यादा खौच-पौच हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से ही है। तो यहाँ पर ये हेड पर एटीपी आई, यहाँ पर आई, इधर भी 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 आई, एटीपी आई, एटीपी हाइड्रोलाइसिस हो गया, एनर्जी रिलीज हुई, एडीपी एंड आईपी रिलीज हुआ। उससे क्या होता है, ये जो दोनों थे मैरोमायोसिन्स, ये दोनों क्या करते हैं, इस तरीके से स्टैंड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टैंड। तो ये क्या बन जाती है, क्रॉस आर्म। पढ़ा था हमने पहले भी, इस तरीके से है और वो ऐसे हो जाते हैं, तो क्या बन गया, क्रॉस आर्म बन जाता है। आउटवर्ड्स मूव करते हैं, ऐसे थे आउटवर्ड्स। अगर नीचे की बात करें तो ये बाहर की तरफ ऐसे खड़े हो जाते हैं। अब ये अगर ऐसे खड़ा हो गया है, और मैंने यहां भी बताया था ये ट्रोपोमायोसिन एक्टिन पे से हट चुका है, हट गया, तो यहां पर क्या थी, मायोसिन को बाइंड करने की साइट थी एक्टिन के पास में, यहां पर मायोसिन को बाइंड करने की साइट बनी थी। अब ये मायोसिन स्टैंड भी हो गए हैं, और यहां पर भी दूसरी साइट क्या थी, एक्टिन को बाइंड करने की। मैरोमायोसिन पर एक्टिन को बाइंड करने की साइट है, एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन के ऊपर मायोसिन को बाइंड करने की साइट है। अब वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगे। आई बात समझ में अभी तक यहाँ पर? पहले वो बाइंड नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि मैरोमायोसिन के पास में इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो स्टैंड हो जाए। एक्टिन के पास में ट्रोपोमायोसिन ने एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर लगा दिया था, जिससे इसकी एक्टिव साइट्स छुप गई थी। इसकी एक्टिव साइट छुपी थी और इसके पास एनर्जी नहीं थी। इसी चीज को यहां समझें तो ये जो एक्टिन के बैंड्स, यहाँ पे फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं लाइट बैंड के अंदर, यहाँ पर कैल्शियम नहीं पहुंचा था, जिस वजह से यहाँ की जो साइट्स थी मायोसिन को बाइंड करने की वो छुपी हुई थी, हाइड थी। और यहाँ पर मायोसिन के अंदर जो मैरोमायोसिन्स थे उनके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो क्रॉस ब्रिज बना के ऊपर की तरफ में एक्टिन को टच कर सके। मेरे पास कुछ चीज है, उसके थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। ये ऐसे कार्टून टाइप का स्ट्रक्चर है। मान के चलो ये जो पतले पतले से पाइप्स दिख रहे हैं, ये क्या है? ये है मैरोमायोसिन्स। क्या है? मैरोमायोसिन्स। और इसके एक, सपोज अगर ये एक मैरोमायोसिन है तो ये इसका हेड है, ये दूसरा मैरोमायोसिन है, इसका हेड है। इसके मेरे पास में बलून्स नहीं है इसलिए मैंने नहीं लगाए, बट सबके हेड्स हैं। ये इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। इधर वाले इस तरीके से प्रेजेंट है। ये हेड हो गए सबके, ये हेड हो गया, ये हेड हो गया। अब ये ऐसा पड़ा है, ठीक है, अभी इसके पास में एटीपी एनर्जी नहीं है। अब यहाँ पर ये हेड है, ये नीचे की इधर आर्म हो गई और ये टेल हो गई। स्नेक टाइप में होता है, लेकिन ये मेरे पास स्ट्रक्चर है तो हम केवल इतना समझते हैं कि कैसे हेड होता है, एटीपी आती है और क्या होता है। ये पड़ा है, ये हेड है, यहाँ पे दो साइड है, ठीक, यहाँ मार्कर से मैं बना देती हूँ, दो साइड, एक दो, ये हो गई, ऐसी है। एटीपी इसको बाइंड किया, एटीपी यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो गया क्योंकि यहाँ इसके अंदर एटीपी एज एंजाइम था। एनर्जी रिलीज हुई, उसके वजह से ये कैसे हो गए, मैं इसको एक को ले लेती हूँ। ये कैसा हो गया? ऐसा खड़ा सा हो गया, ठीक, ऐसा हो गया। पहले लेटा था, अब ये खड़ा सा हो गया, क्रॉस आर्म हो गया। अब ये क्रॉस आर्म बनने के बाद में इसने साथ में एक्टिन के पास में भी कैल्शियम बाइंड हो चुका था, ट्रोपोमायोसिन हट चुका था। यहाँ एक्टिन की बाइंडिंग साइट पे ये दूसरा वाला एक्टिन की बाइंडिंग साइट थी, वो यहाँ पे टच हो जाती है, बाइंड हो गई। उसी तरीके से बहुत सारे मैरोमायोसिन सब यहाँ पर ऐसे टच हो जाते हैं, हो गए टच। तो ये बन जाता है क्या, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन किसका हुआ? मैरोमायोसिन के हेड का ग्लोबुलर एक्टिन के साथ में जैसे ही बाइंड होते हैं, ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो,
एटीपी ब्रेक हुआ तो इस मेरोमायोसिन को एनर्जी मिली, जिससे इसने क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बनाया। यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, अटैच हो गए। लेकिन और भी एनर्जी बाकी है, ठीक। साथ में क्या होता है, ये वाला मेरोमायोसिन जैसे ही अटैच होता है और एनर्जी मिलती है एटीपी के ब्रेकडाउन से, ये पीछे की तरफ खिसकते हैं। ये जो है ये इस तरीके से खिसकते हैं। अब ये ऐसे जाएगा तो ये इससे अटैच हो चुका है, तो ये इसको पीछे खींचेगा, खींचेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ये इसको अटैच करके इसको पीछे खींचेगा। उसी तरीके से ये वाले हैं, इधर अटैच होके क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन जैसी बनाया, इधर खींचेगा। ये वाला इसको इधर खींचेगा। अब ये एक्टिन इधर खींचेंगे, ये एक्टिन इधर खींचेंगे। ये वाले एक्टिन इस तरीके से होंगे, जैसे ये मैंने बताया था, ये लगे हैं, ठीक है। अब ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया और एनर्जी मिलेगी तो ये पीछे हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर है और एनर्जी मिलेगी, पीछे खिंच गए। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लगा दूंगी तो ये ऐसे हुए, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, पीछे खिंच गए। इस तरीके से थे, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, पीछे खिंच गए। ये लोग पीछे तो खींचेंगे, साथ में एक्टिन को भी यहाँ खींच देंगे, इसको भी यहाँ खींच देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, ये दोनों ये दिख रहे मेरोमायोसिन के हेड हैं, ये वाले इस ग्रीन कलर के एक्टिन को फिलामेंट्स को यहाँ खींच देते हैं, पीछे की तरफ खींच देते हैं, मतलब स्लाइड कर देते हैं। अब क्या हो रहा है, ये एक्टिन स्लाइड हो रहा है, ये वाला एक्टिन इधर स्लाइड होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा। मैंने पहले भी बताया था, ये एक्टिन्स हैं तो ये इस तरीके से स्लाइड हो रहे हैं, स्लाइड हो रहे हैं, यहाँ पर हो रहे हैं। पूरे नहीं घुसेंगे, थोड़े ही घुसेंगे, जितनी एटीपी मेरोमायोसिन को देगी एनर्जी कि भाई तू बस खड़ा हो जाओ, थोड़ा सा खींच दे, खत्म एटीपी, अब नहीं एनर्जी, वो फिर से गिर जाएंगे। ये जो है फिर से नीचे गिर गए, फिर एटीपी आएगी, फिर हाइड्रोलाइज होगा, फिर क्रॉस ब्रिज करेंगे, फिर करेंगे। ऐसे करने से क्या होता है, ये एक्टिन पीछे जाता है, ये एक्टिन के फिलामेंट्स बैकवर्ड मूव करते हैं। इसके साथ में ये जेड लाइन भी लगी हुई है, तो ये जेड लाइन भी क्या करती है कि इधर पीछे की तरफ में मूव करेगी। एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड्स ओवर द मायोसिन फिलामेंट हो रहे हैं, या कहें ग्लोबुलर एक्टिन्स जो है वो स्लाइड कर रहे हैं ये मेरोमायोसिन के ऊपर। हम एक्टिन और मायोसिन की बात करते हैं। थिन एक्टिन फिलामेंट्स स्लाइड्स ओवर द थिक मायोसिन फिलामेंट्स। साथ में ये जेड लाइन भी मूव करेगी पीछे की तरफ में, कर रही है। अब जेड लाइन कहां पर है, लाइट बैंड में। लाइट बैंड को दूसरा नाम क्या है, आई बैंड। तो आई बैंड भी क्या करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देना, जो मायोसिन है ये प्रेजेंट है डार्क बैंड। जो डार्क बैंड है वो मायोसिन से बना हुआ है। क्या मायोसिन पीछे खसक रहा है, क्या मायोसिन में कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और मायोसिन का जो बीच वाला यहाँ पे एरिया था जिसको हमने एच जोन माना था, बाकी का बचा हुआ एरिया जहां पर एक्टिन के फिलामेंट्स पहले नहीं थे, मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देती हूँ अभी के लिए, ये पहले मैंने इतना इरेज कर दिया, ठीक। एच जोन कौन सा है, ये वाला आपका एच जोन है। क्यों, क्योंकि ये जो एक्टिन है केवल यहां तक ही है, अभी रिलैक्स पोजीशन के अंदर, रिलैक्स में इतना है। तो ये ब्लैक वाला क्या है आपका, ये वाला एच जोन है। लेकिन जब मेरोमायोसिन को एनर्जी मिली तो उसने क्या किया, इस एक्टिन को पीछे की तरफ खींचा। तो ये ग्रीन वाले और इधर आ गए, 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 ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो एच जोन था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्टिन के फिलामेंट्स मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं, जिसके वजह से जेड लाइन भी क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। एक्टिन के फिलामेंट्स स्लाइड कर रहे हैं, जेड लाइन भी बैकवर्ड मूव हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। जो एच जोन था वो भी कम हो रहा है। लेकिन जो डार्क बैंड का ए बैंड है, जो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मायोसिन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यही है क्या, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग ऑफ थिन एक्टिन फिलामेंट्स ओवर द मायोसिन फिलामेंट्स, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है
और वही बताया था कि दो जेड लाइन के बीच के एरिया को बोलते हैं क्या, सार्कोमेयर, जहां पर एग्जैक्टली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और यहीं पर तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन कब तक चलता है। ये तब तक चलता है जब तक कैल्शियम आयंस मिलते रहेंगे इस एक्टिन को, टीपीसी को, तब तक ट्रोपोमायोसिन हटता रहेगा, इसकी एक्टर साइट्स खुल जाएंगी एक्टिन की, जहां पर मायोसिन आके बाइंड हो सकता है। जब तक इसको एटीपी मिलता रहेगा तब तक ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करके एक्टिन को पीछे की तरफ खसकाता रहेगा। एटीपी मिला, पीछे खसकाया, नीचे गिर गया, फिर से एटीपी मिला, फिर पीछे खसकाया, फिर नीचे गिर गया। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि पूरे कैल्शियम आयंस इसके खत्म नहीं हो जाते हैं। क्लियर यहाँ तक? तो अभी तक हमने क्या स्टोरी समझी, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो स्टोरी क्या थी? स्टोरी थी कि ब्रेन ने सिग्नल भेजा मोटर न्यूरॉन के थ्रू एसिटाइलकोलिन। वो एसिटाइलकोलिन मसल के पास आया, मसल बंडल के पास पहुंचा, मसल सेल के या मसल फाइबर के पास पहुंचा। मसल सेल जो सिलेंडर शेप का है, ये फाइबर शेप का है। अब एसिटाइलकोलिन मसल सेल के पास आने के बाद वो एक एरिया पे पहुंचा, एक जगह पहुंचा, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। उसके बाद वो टी ट्यूब्यूल के थ्रू मसल सेल के अंदर गया। अंदर जाने के बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोला कि आप अपने कैल्शियम को बाहर करो, मीन्स सार्कोप्लाज्म के अंदर। सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारा कैल्शियम आ गया। अब ये कैल्शियम सार्कोप्लाज्म से निकलकर कहाँ गया? मायोफिलामेंट के अंदर। अब मायोफिलामेंट कहाँ है? हमने बात करी थी, ये मसल बंडल को बनाया था, बहुत सारे इसमें के मसल बंडल्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मसल सेल्स हैं, ब्लू कलर के मान के चले थे, और उसके अंदर मायोफिलामेंट्स थे। तो सिग्नल यहाँ आ रहा है मोटर न्यूरॉन से ब्रेन के पास, ब्रेन से मोटर न्यूरॉन से मसल के बंडल के पास, मसल सेल के पास पहुंचता है। ये मसल सेल के पास पहुंचा। मसल सेल के पास पहुंचने के बाद टी ट्यूब्यूल से ये अंदर जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है? कैल्शियम बहुत सारे आ गए। अब वो कैल्शियम अंदर जाएंगे किसके पास में? इस मायोफाइब्रिल के पास में। मायोफाइब्रिल के पास में कैल्शियम जाएगा, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट बैंड, आई बैंड के पास में जाएगा, एक्टिन फिलामेंट्स के पास में जाएगा। कौन? कैल्शियम। टीपीसी पे बाइंड करेगा। टीपीसी पे जैसे ही बाइंड करेगा, ट्रोपोमायोसिन की जो प्रोटीन है वो हट जाएगा, जिससे एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन क्या हो जाएगा? वहां पर वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव इन द सेंस वो ओपन हो जाएगा। अब वहां पर मायोसिन आके बाइंड हो सकता है। ठीक, साथ में ही ये सेल है मसल सेल, इसके पास ग्लूकोज भी आएगा, वो सेलुलर रेस्पिरेशन भी करेगा, एटीपी भी बनेगी। एटीपी बनी, अब वो मायोफाइब्रिल के पास गई, कैल्शियम भी गया, मायोफाइब्रिल भी, कैल्शियम भी गया, एटीपी भी गई। कैल्शियम एक्टिन के पास गया, एटीपी मायोसिन के पास, मैरोमायोसिन के पास गया। मैरोमायोसिन के हेड पर क्या है? एटीपी बाइंडिंग साइट है, वहां एटीपी बाइंड हुई। एटीपी बाइंड होने के बाद क्या होगा? ब्रेक डाउन हुआ एटीपी का। एटीपी हाइड्रोलाइज एंजाइम ने उसको ब्रेक कर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया। एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी जैसे ही रिलीज हुई तो मैरोमायोसिन की जो दूसरी एक्टिन बाइंडिंग साइट थी, वो बाइंडिंग साइट जाकर एक्टिन के फिलामेंट पे जाकर बाइंड हो गई। जैसे ही बाइंड हुई तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया और एनर्जी मिली एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से, तो उसने पीछे की तरफ स्लाइड कर दिया। बहुत सारे मैरोमायोसिन्स हैं, सबके पास एटीपी पहुंची, सब स्लाइड करना शुरू कर देंगे कुछ इस तरीके से, और ये इधर की तरीके से। तो क्या हो जाता है इससे? स्लाइडिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। एक्चुअल में एक्टिन फिलामेंट्स को कौन स्लाइड करवा रहा है? मायोसिन स्लाइड करवा रहा है। ठीक है, और मायोसिन क्यों करवा रहा है? क्योंकि उसके पास में एटीपी आ सकती है। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गई स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिससे स्लाइडिंग हुआ एक्टिन का मायोसिन के ऊपर। ब्रेन ने ही सिग्नल भेजा था, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर ब्रेन सिग्नल नहीं भेज सकता। यहाँ पर आ सकता है केवल कैल्शियम, यहाँ आ सकती है केवल एटीपी। क्लियर यहाँ तक?